पढ़ाई स्टार्ट करें। तो देखना हम लोग पिछले कल जो देखे थे कुछ नाले के बारे में देखे थे कि नाला कैसा था, सड़क कैसा था, गेट कैसा था, ये देखे थे सिंधु सभ्यता में। लेकिन आज देखेंगे नगर दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो दुर्ग बताना पूर्वी साइड का था हुआ करता था या पश्चिमी साइड का हुआ करता था? पश्चिमी साइड में नगर दुर्ग हुआ करता था और हर एक बस्ती को अगर घूमते तो वो इसी तरह से था। हर एक बस्ती में लगभग में कोई नगर ऊंचा जगह था तो कोई नगर नीचे था। तो जो ऊंचा वाला था उसे दुर्ग कहते थे और नीचे वाला जो बड़ा सा होता था उसे क्या कहते थे? निचला शहर कहते थे। तो ये याद रखना, नगर दुर्ग और नगर निचला शहर। ठीक है ना, तो ये याद रखोगे। 1 मिनट में आ रहे हैं, चलो हो गया। कल हम लोग क्या पढ़े थे, ये समझ में आया ना? नाला के बारे में पढ़े थे, कैसा घर था, कैसा बस्ती था, उस तरह से पढ़े थे। नाला में देखे थे क्या कि जगह जगह पर मैन हॉल बनाया गया था ताकि गंदगी को निकाल सके। और क्या चीज पढ़े थे? और पढ़े थे, नाला पढ़े थे तो, और खिड़की वो घर जो था, कहने मतलब गेट घर का, वो कहाँ खुलता था? सड़क के विपरीत में ना। चलो बहुत अच्छा। और घर से कहने मतलब कि सड़क से डायरेक्ट आंगन नहीं दिखता था। और चूल्हा जो होता था वो कहाँ होता था? आंगन में ही बनाया जाता था। देख सकते हो एंशिएंट टाइम का किस तरह था, अच्छा खासा। और सड़क वो नालियां जो था वो किस पद्धति से बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब दुर्ग शहर को देखेंगे, जो इस साइड में दुर्ग शहर जो बड़ा सा बना दिए थे, और हर एक शहर जो है वो कहीं ना कहीं एक छोटा बस्ती हुआ करता था और एक बड़ा बस्ती हुआ करता था। छोटा बस्ती को हम लोग क्या कहते थे? दुर्ग। और बड़ा वाला क्या कहते थे? निचला शहर। और हम लोग किस बस्ती को देख रहे हैं? दुर्ग के बारे में देखेंगे। ये देखना दुर्ग को, और निचला शहर को अभी नहीं देखेंगे, है ना, निचला शहर। ठीक है, तो देखना यहाँ पर दुर्ग में क्या लिखा हुआ है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाएं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम मिला है। दुर्ग शहर में क्या मिला है? एक माल गोदाम मिला है। माल गोदाम समझ में आ रहा है ना? सामान रखने का एक घर मिला है। ठीक है, एक ऐसी विशाल संरचना है जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, है ना, जबकि ऊपरी हिस्से दो जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे, और विशाल स्नानागार, है ना, सम्मिलित है। बोला गया दुर्ग शहर में जब जाके देखते हैं तो बोला गया है कि एक अन्नागार मिला है और एक स्नानागार मिला है। अन्नागार मतलब क्या? अनाज वाला, और स्नानागार मतलब नहाने वाला। बता, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। एक स्नानागार, है ना, यहाँ से दुर्ग शहर में एक क्या मिला है? स्नानागार। स्नानागार या स्नान घर, कुछ भी बोल सकते हो। और एक क्या बोला गया है बताना? तो एक मिला है अन्नागार। इसका मतलब तो देखो, अनाज रखने का घर मिला है, ठीक है, तो अनाज घर मिला है, और नहाने के लिए क्या मिला है? एक स्नानागार मिला है। तो ये दोनों कहाँ था? तो बृहद क्षेत्र में, दुर्ग क्षेत्र जो था, जो डेवलप एरिया था, वहां था। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे हम स्नानागार कैसा बना हुआ था, अन्नागार कैसे बना हुआ था, जब सब्जेक्टिव कवर करेंगे तो बताया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ के निकाल रहे हैं कि क्या क्या था। ठीक है, कैसा था वो बाद में देखो, अभी बताओ, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, बताओ, स्नानागार को बताने जाए तो इसमें कुछ छूट जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते कि सर एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे। ठीक है, और अच्छी तरह एनसीईआरटी लगे कि पढ़े हैं वाक्य में। तो यहाँ देखना, विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। किसके बारे में बोला जा रहा है? स्नानागार के बारे में, का आंगन में बना हुआ है। ठीक है, कोई बस्ती, एक बस्ती है, गांव है, घर है, गांव में क्या है? एक घर है, और उस आंगन में एक बस्ती, ये बनाया गया क्या? स्नानागार। आंगन में बना हुआ एक आयताकार जलाशय है, चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है ना। जलाशय के तल जाने के लिए उसकी उत्तरी और दक्षिणी सिरे पर 2 सीढ़ियां बनाई गई थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों के जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से उसे जलबद्ध किया गया था। ठीक है, जिसके तीनों ओर कक्ष बनाए गए थे। उसमें से एक ओर बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक क्या होता था? गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचनाएं थी जिसमें 8 स्नानागार पाए गए। क्या था? 8 स्नानागार पाया गया है। देखो, एक बोला जा रहा है स्विमिंग पूल के बारे में, महास्नानागार, विशाल स्नानागार के बारे में। देखो, ये स्नानागार हुआ, और हम तो पीछे पढ़ाए थे तो बताए थे चारों तरफ से सीढ़ी था ना। नहीं, चारों तरफ से नहीं, चारों तरफ से, हाँ सुनो, चारों तरफ कमरा बोल दिए थे, नहीं बोले थे, लेकिन यहाँ बोला गया कितना तरफ से? 3 तरफ से कमरा था। और देखो, ये जैसे हुआ नहाने वाला, ठीक है, स्विमिंग पूल ये हुआ, ठीक है, इसमें बाहर स्नानागार रहा जो आंगन में बनाया गया है गड्ढा करके। ठीक है, और इसमें क्या है?
कोई ना कोई आते ही रहता है। अब कौन आया? मिल लो, तुम लोग का फ्रेंड है का? कैसे चिनेंगे? पहचान कौन है? ओ, हम पहचानना भी जरूरी ना है, मान लो। चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे ये बात नहीं है। अरे सुनो, कैसा सोचे। यहाँ देखना, देख बता परे चारों तरफ से नहीं, दो तरफ से क्या बना हुआ था? इसमें उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था, ऊपर से है ना और नीचे से। और दिशा जानते हैं, ऊपर नॉर्थ और इधर साउथ। तो उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या बनाया था? उसमें उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया था, ठीक है। और तीन ओर से क्या बनाए गए थे? कमरा बनाया गया था, ताकि ड्रेस वगैरह क्या कर पाए? चेंज कर पाए, ठीक है। तो ये बताया गया है कि तीन ओर से कमरा भी बनाया गया था। तो ये कैसा, कहाँ के बारे में बात करें? विशाल स्नानागार के बारे में बात करें, जो मोहनजोदारो से मिला है। ये रहा रूम, क्या है? रूम है। अब बताना, यहाँ क्या नहाने के लिए डेली जाता था या कभी विशेष खास खास उत्सव पे जाता था? तो बोलना कि डेली नहीं, क्या कोई परिवार हो नहीं, कोई पर्व होता था जिसमें यहाँ लोग नहाने के लिए जाया करता था। कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा ना कि डेली नहाने के लिए इसमें नहीं जाता था, कभी कोई त्योहार होता था तब यहाँ जाता था। तो देखो, तो क्या बोलोगे स्नानागार के बारे में? दोनों ओर से सीढ़ी, और ये बताना तीन ओर से कक्ष बनाए गए थे, ठीक है। और इसमें पानी कहाँ से भरता था? तो कुआं से भरा जाता था। उसके एक साइड में क्या था? कुआं था, ठीक है। इसमें पानी कुआं से भरा जाता था। ये समझ में आया? डेली नहाने के लिए जाता था या कभी कभी? कभी कभी त्योहार पे। और अब देखो, है कहने का मतलब ये है कि अब है डेली भी लोग जाकर नहावे ना करेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब हुआ कोई खास त्योहार पे लोग ज्यादातर संख्या में जुड़ के यहाँ नहाने जाया करता था, ठीक है। ऐसा माना जाता है। अगला देखना क्या बोला गया है, कहाँ तक अब यहाँ पर है। तो ये चलो दुर्ग के बारे में दो चीज समझ में आया कि एक स्नानागार रहा, एक अन्नागार रहा। हम लोग बाद में और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तो ये दुर्ग में इतना याद रखना। अब देखो क्या बोला गया, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करना है। मतलब एक देखना है समाधान, क्या देखना है? समाधान। अब समाधान मतलब देखना, जैसे मरने के बाद, ठीक है, क्या होता है? मरने की बाद की स्थिति कैसे, उसका बाद क्या प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ना था अंतिम संस्कार, ऐसे बोलते हैं ना, संस्कार। तो देखना, जैसे देखना, जैसे हम लोग अगर मुस्लिम धर्म में अगर कोई मरे, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं? नहीं चलिसा नहीं, सुनो। उसके बाद उसे नहला के धोला के, ठीक है, उसके बाद उसको कफन पहनाया जाता है, फिर ले जाता है कब्रिस्तान के पास, और वहां पे फिर क्या करता है? नमाज होता है, और उसके बाद फिर उसको दफन कर दिया जाता है। तो बताओ, मुस्लिम धर्म में क्या किया जाता है? दफनाने का प्रोसेस है, मतलब उसे दफन करता है। और हिंदू धर्म में क्या है? उसको उसको फिर नहलाएगा धुलाएगा अच्छी तरीका से, फिर क्या करता है? ले जाके जो नदी के किनारा हो, चाहे जलाने वाला शमशान घाट हो, ठीक है, तो वहां ले जाके जला दिया जाता है। और फिर क्या करता है? जो राख और अस्थियां बचेगी, ठीक है, उसे एक लेके राख को एक बर्तन में, है ना, और उसके फिर उसको जाके गंगा में या कोई नदी में क्या कर देना? विसर्जित कर देना, ठीक है। तो ये काम होता है। तो दो चीज समझ में आया, एक मुस्लिम में और एक हिंदू में समझ में आया। लेकिन यहाँ किस प्रकार से था? सिंधु सभ्यता के लोग क्या काम करता था? देखो, ये तीन तरह से इसका समाधान जो था, कहने मतलब दफन करने का तीन तरह से था। देखो, एक कौन था, ठीक है, एक था सबसे पहले देखो दफन कर देने वाला, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले रहा दाह कर्म, क्या बोलोगे? दाह कर्म। मतलब दाह कर्म में क्या किया जाएगा? दाह कर्म में जला ही दिया जाएगा। जैसे मर गया, सबको जला दो, समझ पाया? क्या करता था? जल गया, और जलने के बाद जो राख बचा, ठीक है, उसे अच्छी तरीके से ले जाके दफन कर देना, हो गया। एक दाह कर्म में क्या किया जाता था बताता हूं। पहले लाश को जलाया जाता था, फिर जो बचा उसे क्या करता था? दफन कर देता था। ये तो समझ में आया ना। दूसरा देखना, जलने के बाद दूसरा क्या बोला जाता? दफन तो किया, दूसरा था आंशिक समाधिकरण। क्या था? आंशिक समाधिकरण। अब आंशिक समाधिकरण में क्या होता था मालूम है? जैसे बताना, गया, ठीक है, अब जाने के बाद समझ लो जैसे कोई मर गया, उसे ले जाके जंगल या कहीं पर उसे छोड़ दिया, वैसा है उसके लाश को। वहां पे क्या होगा? कई सारे जानवर होगा, पक्षी होगा, जो उसको खाएगा, उसके शरीर को खा जाएगा, और फिर जो बचा कुचा बच गया उसको ले जाके दफन कर देगा।
समझ में? तो बताओ, इसे कहते हैं नहीं, इसे कहते हैं आंशिक समाधिकरण। मतलब उसे क्या करेगा, पहले जानवरों को खाने के लिए छोड़ देगा, पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देगा, फिर जो बचे कुचेगा उसे फिर जाके दफन कर देगा। ये समझ में आया? तीसरा देखना क्या है, तीसरा है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब एक काम था, क्या मालूम है, एक काम है कि सीधे मरा और दफन कर दो। देख रहे हो, मरा सीधे जाकर दफन कर दो। तीन तरह का हुआ। बता, पहला क्या करेगा, जलाएगा फिर दफन करेगा जो बच्चा कुचा रहेगा। दूसरा क्या करेगा, जानवर पक्षी को खाने को छोड़ देगा, फिर बच्चा कुचा जाके दफन कर देगा। और लास्ट में तीसरा क्या करेगा, दफन कर देगा। अरे समझ में, तो तीनों सीख गए होगे। तो ये रहा सिंधु सभ्यता मरने के बाद का तीन तरह से प्रोसेस है। अब हर जगह तो अलग अलग मिला ना, है ना, कहीं मिलेगा दाहकरण, कहीं मिलेगा आंशिक समाधिकरण, कहीं मिलेगा पूर्ण समाधिकरण। तो हम लोग यहाँ पढ़ना स्टार्ट करें कहाँ क्या होता था। अब देखो, पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं थी, समानता, कई विधियों का प्रयोग करते थे। इन्हीं विधियों में से एक है समाधानों का अध्ययन। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिसमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान से थे, जहां बहुत ही बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कहाँ, गड्ढा में दफना देता था। सिंधु सभ्यता में आमतौर से अगर देखा जाए तो कौन सा प्रोसेस था, बताओ तो, दफन करने का प्रोसेस था, कि दफन किया जाता था आमतौर पर। सिंधु सभ्यता बहुत सारे इलाकों को खोजा गया तो मृतकों को दफनाने का मिला है साक्ष्य। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कि आप इसे लिखेंगे तब याद करेंगे, ये सब बहुत इजी है। वहां की कहानी तुम्हें सुनाया जाए, सिंधु सभ्यता के लोग कैसे मरने के बाद क्या होता था, बताओ। अब ये याद करने वाला चीज है। सबसे पहले जला दो, या दूसरा काम क्या करोगे, उसे खाने दो, फिर बचेगा फिर दफन कर दो, और फिर लास्ट में क्या करो, फिर दफन कर दो। अरे ना, मर गया तो दफन कर दो। तो तीनों प्रोसेस हमें नहीं लगता इसे याद करने वाला चीज है। और बहुत सारी जगह खोजा है तो देखा है वहां दफन किया जाता था। ठीक है, देखना आगे। और एक बोला गया है मिस्र के, क्या बोला गया है, मिस्र में पिरामिड मिला है। मिस्र एक क्या चीज का नाम है मालूम है, देश का नाम है। जैसे इंडिया एक देश है, उसी तरीका से मिस्र एक देश हुआ करता है। देखना कहाँ पर देश है, जैसे ये इंडिया रहा, यहाँ से ऐसे करके ये सऊदी अरब रहा, और ये अफ्रीका महादेश जो बनाते हैं, तो यहाँ पर एक देश है, उस देश को क्या कहेंगे, मिस्र कहते हैं। तो मिस्र में जो मिस्र की सभ्यता उसके समकालीन था, जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता चल रहा था, वहां पर उस समय यहाँ भी लोग रहा करता था, यहाँ भी लोग रहा करता था, और सिंधु सभ्यता में यहाँ भी लोग रहा करता था, और यहाँ भी लोग रहा करता था। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन था। ठीक है ना, ऐसे पूछेगा कौन समकालीन नहीं था। तो मिस्र के सभ्यता, बता, जिस समय इंडिया में लोग, सिंधु सभ्यता में लोग रह रहा था, क्या उस समय मिस्र में लोग रह रहा था या नहीं रह रहा था? बोलोगे यस सर, रह रहा था। यहाँ बताओ, इस जगह रह रहा था या नहीं रह रहा था? रह रहा था। यहाँ इंडिया से ऊपर चीन में रह रहा था या नहीं रह रहा था? रह रहा था। यहाँ भी आदमी रह रहा था, और यहाँ पे रह ही रहा था। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ ओमान है ना, यमन से इस सबसे व्यापार होता था, इस सब जगह आदमी भी रहता था। लेकिन ये चारों जगह में से अगर पूछा जाए कौन एरिया सबसे ज्यादा डेवलप था, तो किसको बताओगे? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन एरिया बहुत ज्यादा सभ्य था? तो सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। यहाँ के जो, इसे कहता था नाविकों का देश। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या कहता था? नाविकों का देश कहा जाता था। ठीक है, और उसको मेलुहा नाम से यूज किया करता था। याद रहेगा ना? तो हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं क्या है क्या नहीं। तो यहाँ अच्छा खासा नाव बनाया जाता था। ठीक है, इस जगह बिजनेस करने आता था, सामान खरीदने आता था, सामान बेचने आता था, ये सारा प्रोसेस चलता था। तो बता, मिस्र में भी उसके समकालीन जो मिला है, वहां क्या होता था? तो वहां भी दफन किया जाता था। ठीक है, और वहां दफन करके बहुत ज्वेलरी वगैरह जो होता है ना, जो आभूषण, सोना चांदी, ये सारे चीज दफन किया जाता था, उसके साथ मृतकों के साथ दफन किया जाता था, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा सोना चांदी निकला है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? यहाँ इंडिया, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता में अधिकांश जगह कैसा मिला है? दफन करा हुआ मिला है, और उसमें से मृतकों के साथ भी कुछ कुछ साक्ष्य मिलेगा। तो देखो क्या मिला है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिकनाई की गई थी। ये विविधताएं सामाजिक विषमताओं की ओर संकेत करती है, कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृद भांड, आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जाता होगा। क्या मिला है मालूम है? मृद भांड और आभूषण।
बताओ अब कब्र में क्या मिला, है ना, मृद भांड। अब बताओ मृद भांड मिला और क्या मिला, आभूषण। इसका मतलब वो लोग क्या है, मानते थे, ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग, तो मरने के बाद फिर वो फिर से जो जिंदा होगा कब्र में, उसके कब्र में, तो बता फिर तो उसको पीना तो पड़ेगा ना, कुछ पानी उनी प्यास तो लगेगा, तो फिर वो मृद भांड रख देगा कि लो इसमें पानी भर भर के पीना, ठीक है। और फिर क्या करेगा, और उसको मरने के बाद ज्वेलरी नहीं पहनेगा, आभूषण, फिर जिंदा होगा कब्र में तो क्या होगा, आभूषण पहनेगा, फिर आभूषण भी रख देगा। मतलब ऐसा अंधविश्वास था उसके साथ कि मतलब मरने के बाद भी वो सब जिंदा जो होगा, ये तो छोड़ो, है ना, और प्राचीन टाइम में जाओगे तो कुत्ता रख देता था, मरने के बाद खाएगा ना, बकरी रख देता था उसके साथ, ठीक है, उसके साथ मरने के बाद बकरी रख देता था, ताकि क्या हो, तो उसको रात को फिर उसको तो खाना खाना है, तो फिर उठेगा फिर खाना खाएगा, तो इसलिए बकरी खाने के लिए रहता था। पता चला, बताओ, बेकसूर के बकरी भी मर गया, ठीक है, ऐसा भरोसा था, ठीक है। तो बताओ कुछ जगह से क्या मिला है, मृदभांड मिला है, आभूषण मिला है, एक तांबा का एक तांबा का देख लो, ये आईना है, दिख रहा है बगल में, एक तांबे का दर्पण दिखेगा, देखो ये है। अब तुम्हें लग रहा है इसमें फेस दिखेगा, हमें तो नहीं लग रहा है फेस दिखेगा, लेकिन माना जाता था दिख जाए, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ, एक तांबे का दर्पण। तो ये समझ में आया, कब्र से क्या मिला है, एक मृदभांड मिला है और एक आभूषण मिला है। कहने का कई सारे आभूषण मिले जो समझता एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करती है जिसके अनुसार इन वस्तुओं के मृत्योपरांत उपयोग किया जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधान में आभूषण मिले। तो बताना ये जो आभूषण पहनता था, सुनो, दोनों के कब्र से मिला है, मतलब कि महिला और पुरुष दोनों से मिला है। तो बोला जाता है महिला भी पहनता होगा और पुरुष भी पहनता होगा ज्वेलरी। लेकिन अब देखा जाए तो अब क्या होता है, पुरुष उतना नहीं, अभी भी कुछ कुछ पुरुष है जो मन लो बाली बना के, नहीं होता बलिया, वो बलिया पहनेगा, कान छिदा लेगा और कान में भी पहने रहेगा वो गोल गोल टाइप का, है ना, और सिकरी विकरी पहनता है। लेकिन वो सब महिला पुरुष को हमें ना लग रहा अच्छा लगता है, और वो सब पुरुष वहां पहनता था, ठीक है, महिलाएं पहले पहने, लेकिन पुरुष सर को वो सब, अरे उसके जगह पे अरे घड़ी पहने, है ना, घड़ी पहने। अब बता पुरुष और अंगूठी लटका करेगा, अच्छा लगता है, वो सब लग रहा है पुरुष को लिए नहीं है, ठीक है। हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप पंख के 3 छल्लों, ठीक है, पंख के 3 छल्लों पैस पर, क्या हुआ, ओ पंख पर दिए थे, हाँ, समीप शंख के 3 छल्लों जैस पर एक प्रकार का उपरत्न मन के तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से प्राप्त एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब कुछ देख रहे हो, कोई आभूषण दफना रहा है, ठीक है, कहने मतलब आभूषण तो दफना रहा है तो बहुमूल्य है ही, है ना, कहने मतलब कुछ मृदभान दफना रहा है, कोई तांबा का दर्पण दफना, मतलब कि बहुमूल्य दफनाने की नहीं था, जरूरत का सामान दफनाता था जो मरने के बाद उसे उपयोग कर सके, ठीक है। अब मिस्र में पता चलता है सोना चांदी और खूब ज्यादा बहुमूल्य वस्तु को दफना रहा है, यहाँ मिस्र में क्या कर रहा है, खूब कीमती कीमती वस्तु को दफना रहा है। और देखो ऐसा मूवी भी बनता है ना, जब मूवी बना, जैसे बहुत मूवी देखोगे, ठीक है, जैसे मम्मी मूवी देखो, है ना, मूवी ने हरे मूवी है, जैसे मम्मी ने बनाया जाता है उसको व्हाइट कपड़ा में लपेट के, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ मिस्र के ही बात है, ठीक है, तो वहाँ उस सब खजाना खोजने जाता है, वही मरने के बाद कौन सा खजाना है जो उसके साथ जो दफनाया गया होगा, तो वो खोजने जाता है, तो उसी में क्या मिल जाता है मालूम है ना, तो मम्मी मिल जाएगा, फिर समझ लो पूरा परेशान रहेगा भूत से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। सुनो यहाँ पर क्या है, ये समझ में आया, मरने के बाद क्या होता था, जलाया जाता था, उसके बाद मरने के बाद क्या होता था, या तो जानवर को खाने के लिए छोड़ दे, फिर से लाके फिर दफन कर दे, या सीधे मर गया तो डायरेक्ट दफन कर दे, 3 चीज था। दफन किया जाता था तो बताओ क्या करता था, उसके साथ आईना हो गया, तांबा का दर्पण, ठीक है, मृदभांड हो गया, आभूषण हो गया, जरूरत के सामान देकर उसको क्या करता था, दफन कर देता था। तो ये चीज हमें लग रहा है समाधान समझ में आ गया, ये पॉइंट समाधान समझ में आ गया। अगला देखना, विलासिता की वस्तुएं की खोज। अब बोला गया क्या चीज, वो सिंधु सभ्यता के लोग क्या क्या सामान है जो यूज किया करता था, ठीक है। अब विलासिता की वस्तु देखना है ना, तो चलो यहाँ पॉइंट बना देते हैं, विलासिता की वस्तु, विलासिता की वस्तु, बताना कौन सी वस्तु यूज करता था। देखो यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्व मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य
पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें चक्कियां, मृदभान, सुइयां, झावा आदि शामिल थे। ये वस्तुएं समान रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थी। पुरातत्वविद उन वस्तुओं का भी इस्तेमाल करते है ना, कीमती मानते थे जो दुर्लभ या महंगी स्थानीय स्तर पर अनुरूप पदार्थों में अथवा जटिल तकनीकों से बनी होती थी। इस प्रकार एक था फ्योन्स, ठीक है, जो घिसी हुई रेत और बालू, रंग, चिपचिपे पदार्थों का मिश्रण से पकाया गया था। ये छोटे छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। एक याद रखना है सिर्फ फ्योन्स। क्या याद रखना है? फ्योन्स। देखना यहाँ पर फ्योन्स में क्या याद रखना है, एक फ्योन्स याद रखना है। लिख दिए फ्योन्स? हाँ, देखना ये रहा अधग नौ है फ्योन्स। देखो फ्योन्स बनाया कैसे जाता था, जैसे इसका बनाना, इसे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। फ्योन्स का जो भी सामान हो, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, पत्थर का चूर्ण बनाया जाए या चूर्ण हो एकदम छोटा, जैसे मानो कि बालू हो, ठीक है, बालू ले लेता था, उसमें तरह तरह का और कोई पत्थर मिला दिया और साथ साथ एक चिपचिपा पदार्थ उसमें मिला दिया, जिससे क्या करे वो चिपचिप बन जाए। जैसे आटा सना जाता है, चिपचिप बनता है ना, चाहे मिट्टी को सान लेते हैं तो चिपचिप बनता है, उस तरीका से वो चिपचिपा पदार्थ मिलाकर और वो बालू वाला पत्थर से ऐसा बर्तन बना देता था। यहाँ पे देख सकते हो फ्योन्स का बना हुआ बर्तन, तो उसमें चिपचिपा पदार्थ बनाने के कारण और बलुआ पत्थर, बालू नहीं, पत्थर को फोड़ के मतलब पीसा छोटा छोटा चूर्ण जो होता है उससे वैसे बनाने के कारण जो है अच्छा से बर्तन बनाने के कारण वो सामान महंगा बिकता था। तो फ्योन्स क्या हो जाता था, थोड़ा सा कीमती हो जाता था। समझ में आया? फ्योन्स क्या हो जाता था, कीमती हो जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्योन्स से बना हुआ एक पात्र है। फ्योन्स क्या कोई बर्तन को कहते हैं या फ्योन्स उस मटेरियल को कहते हैं? क्या बोलोगे? फ्योन्स उस मटेरियल को कहते हैं। मतलब देखो बालू हो गया, ठीक है, मतलब वो बालू अलग, ठीक है, और पत्थर को पीसा हुआ चाहिए वो अलग विशेष तौर से पत्थर रहेगा, उसमें चिपचिपा पदार्थ मिला देने के बाद उसमें जो बन जाता है लट हो गया, वो मटेरियल को फ्योन्स कहेंगे और उससे बर्तन बना लो। नहीं बनेगा तो उससे जो बर्तन बनाया वो बहुत कीमती बिकेगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है। आगे देखना, स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब उसे रोजमर्रा में प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां जो फ्योन्स जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती है, क्या इनका वर्गीकरण उपयोग या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? इसको लिखो। तब तक कैसे लिखोगे मालूम है ही ना, सबका अलग अलग पॉइंट बना के लिख लो। चलो अब यहाँ देखो, तो अब ये जो वस्तुएं बताई गई है, ठीक है, विलासिता की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं जो भी वस्तु कीमती है, जैसे फ्योन्स के बना हुआ जो सामान है, बर्तन है, वो ज्यादातर मिला है हड़प्पा और मोहनजोदारो से। ठीक है, ज्यादातर कहाँ से मिला है? हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिला है। मोहनजोदारो, बताओ, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो से ये ज्यादातर विलासिता के सामान मिला है। इसका मतलब ये जगह समृद्ध था। क्या था? समृद्ध, मतलब कि डेवलप एरिया था। तो हकीकत में हड़प्पा और सभ्यता थोड़ा सिंधु सभ्यता को जो है डेवलप एरिया था ये जगह। हड़प्पा बहुत अच्छा जगह था और ये क्या नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों क्या था? अच्छा जगह था, डेवलप एरिया था, ये पता चलता है। अगला देखना नीचे क्या है, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। क्या चीज? कोई सामान बन रहा है, शिल्प, छोटे छोटे सामान पहनने के लिए कोई सामान बन रहा है, तो वो सब देखना। उसको कैसे जानेंगे कहाँ से मिला है? मानचित्र 1 में चनहुद्रो को चिन्हित कीजिए। कौन सा जगह बोला है? चनहुद्रो। देखो मानचित्र पलटो, 1 में चनहुद्रो को खोजो, एक जगह चनहुद्रो। चनहुद्रो मिला जो पाकिस्तान में होगा। मानचित्र 1 में देखो, एक में मतलब पीछे, मैप नहीं था, पेज नंबर 2 मिला चनहुद्रो, गुजरात के जस्ट ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान में मिलेगा पेज नंबर 2 में। तो देखो क्या बोला गया, मानचित्र 1 में चनहुद्रो को चिन्हित कीजिए। ये मोहनजोदारो से 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मतलब मोहनजोदारो कितना हेक्टेयर में फैला हुआ जगह है? 125 हेक्टेयर। और चनहुद्रो कितना है? 7 हेक्टेयर। तो ये लिख देते हैं 125 हेक्टेयर क्षेत्र में है, और ये कितना है? 7 हेक्टेयर है। ये देखना, अब ये जो क्षेत्र है ये शिल्प उत्पादन में समझ लो बहुत आगे था। शिल्प उत्पादन में, इधर से लिखाएगा शिल्प, है ना, शिल्प उत्पादन में क्या था? बहुत आगे था। अब देखो यहाँ शिल्प उत्पादन में क्या क्या चीज मिला है यहाँ से। ठीक है, मनके बनाने का कार्य, मनके बनाना, यहाँ काम कौन सा होता था? मनके को बनाया जाता था। शंख की कटाई होता था, धातु कर्म,
मोहर का निर्माण होता था, बाट बनता था। इस तरह से यहाँ नीचे देख सकते हो औजार तथा मनके दिख रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ये एक औजार है बाएं साइड में और इधर मनका है, पहनने वाला हाथ अरे उसको गुथ गुथ के क्या करेगा, पहनेगा। तो बताना ये मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है, तो चनहुदरो में, क्योंकि इसका मतलब ये है कि चनहुदरो में काम चलता था। ठीक है, मतलब कि शंख बनाने का, है ना, मनका बनाने का या किसी भी प्रकार जो काम धंधा होता है वो कहाँ चलता था, तो चनहुदरो में होता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हम लिख सकते हैं मनके बनाने का, शंख की कटाई का, धातु कर्म का, मोहर का निर्माण, कोई मोहर बनाना है तो वो भी कहाँ, चनहुदरो में। तो ये जगह हमें लग रहा है बहुत अच्छा है, कहने का मतलब यहाँ काम चलता था, काम चलता था, है ना, चलता था, काम चलता था मतलब कौन सा काम, मनका बनाना, ठीक है, और क्या, मोहर बनाना, शंख बनाना और औजार बनाना, किसी प्रकार का अगर बनाने का सामान, तो ये समझ लो बहुत अच्छा जगह है चनहुदरो, यहाँ सामान बनता था। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख देते काम चलता था, मतलब समझ में आ जाएगा ना कौन काम चलता था। ठीक है, कोई सामान वहां बनता था, तो ये हो गया। और बाद में क्या क्या बनता था किताब में लिखा हुआ है, तो बार बार किताब पढ़ो तो याद तो रहेगा ही। तो चलो, तो बताओ, मनके बनाना और क्या था, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर का निर्माण, बाट बनाना, ये सारे काम यहाँ होता था। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। एक बनता था कार्लिनियन पत्थर, कौन सा पत्थर से बनता था, अब यहाँ देखना, एक पत्थर है कार्लेनियन, क्या है, कार्लेनियन पत्थर। ठीक है, यही ना लिखा हुआ है, कार्निलियन, क्या लिखा हुआ है, कार्निलियन लिखा हुआ है इससे, कार्लिलियन, ऐसे ठीक लिखा हुआ है, नो है, अरे उल्टा पुल्टा नाम ही है, कार्निलियन, यही है, देखो ठीक है, तो है अब, तो कार्निलियन पत्थर है। ठीक है, और इससे क्या बनता था, तो मनका बनता था। तो ये याद रखना, मनका, मनका किस पत्थर से बनता था, तो कार्निलियन पत्थर से, ये समझ में आया। मोहर किस पत्थर से बनता था, तो सेलखरी से, बताए तो थे, है ना, सेलखरी नामक पत्थर से मोहर बनाया जाता था, और कार्निलियन पत्थर से मनका बनाया जाता था। चलो वहां पढ़ते हैं। सुंदर लाल रंग का होता था। और होता है जैस्पर, जैस्पर भी पत्थर का नाम है, स्फटिक भी पत्थर का नाम है, क्वार्टर तथा सेलखरी जैसे पत्थर, ये सारे पत्थर देखना, जैस्पर लिख दे यहाँ पर, जैस्पर पत्थर हो गया, और कौन सा है ना, स्फटिक हो गया, स्फटिक, और क्या है, स्फटिक के बाद क्वार्टर्स, है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या है, सेलखरी, तो सेलखरी, तो बताना सेलखरी से क्या बनता था, तो मोहर बनाया जाता था। तो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो मोहर बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया जाता था, तो याद रखना ये सारे पत्थर के नाम है। ठीक है, ये सारे पत्थर के नाम है। तो ये सेलकरी पत्थर से मोहर बनता था, कार्नेलियन पत्थर से मनका बनता था, ये समझ में आया। अब ऑब्जेक्टिव याद रखोगे, पूछा जाएगा सेलखरी पत्थर से क्या बनता था, मोहर, मनका किससे, कार्नेलियन। चलो और आगे देखते हैं। तांबा, कांसा, सोने जैसी वस्तुएं तथा शंख, फ्योन्स और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। ठीक है, मतलब और सारे पत्थर का भी यूज मनका बनाने में होता था, मुख्य तौर से वहां कार्नेलियन लिखा हो तो याद रखोगे। कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों के आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इसके कई आकार होते थे, चक्राकार, है ना, बेलनाकार, गोलाकार, है ना, ढोलाकार, खंडित, समझ में आ रहा है। अरे बताओ, मोती बनाना है तो मोती देखियो ना, अभी का मोती, अरे मोती, कुछ मोती होता है जो गोल गोल होता है, और कुछ मोती होता है जो थोड़ा बगल बगल थोड़ा सा नुकीला नुकीला डिजाइन टाइप का होगा, और कुछ मोती तो ऐसा भी होगा जैसे कि चावल का दाना है, वैसा देखे होगा, है ना, उस टाइप का अलग अलग तरह का, सबको गूथो, माला बनाओ, पहनो, यही होता है। तो ये सब देखने को मिलेगा। कार्नेलियन पत्थर और सेलखरी मुख्य तौर से याद रखना, ये सारे पत्थर से यही मनकार बनता था। ठीक है, कुछ को उत्कीर्णन या चित्रण के माध्यम से सजाया जाता था, कुछ और भी रेखांकित किए गए हैं। अब आगे देखना, मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार विभिन्नताएं थी। सेलखरी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, सेलखरी कैसा पत्थर है, मुलायम पत्थर है। ठीक है, मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके सेलखरी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किया जाता था। बोला गया सेलखरी पत्थर कैसा है बताना, तो बहुत ही मुलायम है। तो सेलखरी पत्थर मुलायम है तो उसको चूर्ण बना लेता था, चूर्ण मतलब समझा ना, पाउडर, है ना, और सांचा रखकर, गोल सा फरमा रखकर उसमें ढाल लेता था। उसमें डालेगा, नहीं ढलेगा,
तो चिपचिपा सा पदार्थ मिलाएगा, उसमें ढाल देगा, फिर निकाल लिया, फिर गोल हो गया, अब उसको यूज करेगा। सांचा मतलब जैसे ईटा बनता है ना, अब मूर्ति नहीं बनता है, मूर्ति समझ रहा है ना, डाल लो उसमें, क्या करो सांचा, अरे फरमा जिसमें डाला और निकाल लिया, वो बन गया डिजाइन। ठीक है, तो ये याद रखोगे। आगे देखना, इससे ठोस पत्थर से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते हैं। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बन चुका है। पुरातत्वविदों द्वारा दिए गए प्रयोगों से यह दर्शाता है कार्निलियल का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों से मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। समझ में आ रहा है? कालीन पत्थर से, है ना, जो मनका बनता था उसको थोड़ा सा आग में भी पका लेता था, ठीक है, ताकि और स्ट्रॉन्ग टाइप का हो जाए, अलग अलग कलर का हो जाए। ठीक है, ये देखना। अब एक और जगह है उसके नीचे, पत्थर के विभिन्न पिंडों को अपने अपरिकृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीक से सल्क निकाल कर उन्हें अंतिम रूप से दिया जाता था। घिसाई, उसके बाद घिसाई स्टार्ट होता था, पॉलिश और उसमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुदरो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले हैं। मतलब मन का तो बन गया गोल सा, अब उसमें छेद करोगे तब ना, अंदर से रस्सी घुसाओगे तो पहन सकते हो। तो बताओ छेद करने का मशीन कहाँ से मिला? देखो, चनहुदरो, लोथल और धौलावीरा। कहाँ कहाँ बताओगे? चनहुदरो, है ना, चनहुदरो और लोथल, और कौन सा जगह है? धौलावीरा। धौलावीरा बताना। लोथल और धौलावीरा जानते हो इंडिया के गुजरात में है, जो कल भी बताए थे। बताओ चनहुदरो को कहाँ बताया गया था? पाकिस्तान में है। तो बताना, लोथल एक बंदरगाह था, ये भी मालूम होगा, ये क्या है? बंदरगाह है। और धौलावीरा क्या है बताओ तो? जलाशय का प्रमाण मिला, यहाँ से जलाशय का प्रमाण मिला है। और चनहुदरो क्या है? वहां सामान बनता है। लेकिन ये तीनों जगह से एक चीज कॉमन मिला है, वो क्या मिला है मालूम है? बता क्या? छेद करने का मशीन। छेद करने का मशीन। और कहाँ? मनका में, है ना। तो मनका में छेद करने का मशीन कहाँ से मिला है? याद रखना, चनहुदरो, लोथल, धौलावीरा। याद हो जाएगा, चनहुदरो और लोथल और धौलावीरा। और पूछा जाएगा लोथल से और क्या याद रखोगे? तो बोलोगे लोथल में बंदरगाह था। बोलेंगे धौलावीरा में और क्या याद रखोगे? तो वहां से जलाशय का प्रमाण मिला है। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो ये जरूर याद रखना। और चनहुदरो रियल में बताओ तो चनहुदरो देख ही रहे हो, यहाँ काम भी चल रहा है, तो यहाँ से तो मशीन मिलेगा। चलो आगे देखना। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र के समीप स्थित है। शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियां, करछियां, है ना, पिचकारी और वस्तुएं सम्मिलित के निर्माण में विशिष्ट केंद्र थे, जहां से ये माल दूसरी बस्तियों में ले जाया जाता था। मतलब चूड़ियां, है ना, करछियां और पच्चीकारी, ये सब कहाँ बनता था? दो जगह और देखो, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट को खोजो, नागेश्वर और बालाकोट मिला मानचित्र 1 में, नागेश्वर और बालाकोट। यहां से क्या मिला है? चूड़ियां मिला, चूड़ियां। उसके बाद चूड़ियां के बाद क्या है? करछियां, करछियां हो गया। और क्या मिल रहा है ना? पच्चीकारी, पच्चीकारी। देखो इससे बताओ तो ये चीज लग रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है चूड़ी भी पहनता था, मनका भी पहनता था। बताओ शौक नहीं था उसको? मतलब कि डेवलप लग रहा है ना, देख रहे हो हर चीज मिल रहा है। तो पूछेंगे बता चूड़ी बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? तो बोलोगे सर क्या बोलोगे? नागेश्वर और बालाकोट में बोलोगे। बोलेंगे बताओ मनके में छेद करने का मशीन कहाँ से मिला है? तो बोलोगे चनहुदरो, लोथल, धौलावीरा सब जगह से मिला है। मनका बनता कहाँ था? तो कारखाना कहाँ था? बताओ कहाँ बनता था? चनहुदरो से। ठीक है, तो ये याद रखोगे। आगे देखो, चनहुदरो और लोथल, यहाँ नीचे, चनहुदरो और लोथल से तैयार माल, है ना, मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बाहरी शहरी केंद्रों में लाया जाता था। ये चीज याद रखना कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में कोई सामान बनता नहीं था, ये बस्ती था, डेवलप एरिया था। ठीक है, तो यहाँ सामान बता कचरा लगाएगा वहां, अरे वहां जाके लेबर जाके कचरा लगाएगा काम करके, नहीं ना। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा समृद्ध क्षेत्र था। तो यहाँ चनहुदरो से, लोथल से सामान बनाकर और बेचने के लिए कहाँ जाता था? तो मोहनजोदारो जाता था। ये समझ आया? ये बस्ती अच्छा खासा था। इसका मतलब अलग एक बस्ती होता था सामान बनाने वाला, और मोहनजोदारो और हड़प्पा से उस बस्ती को दूर रखा जाता था, जाओ उधर ही कचरा लगा।
यही नहीं कहता है। और बेचने के लिए जब जरूरत सामान बन जाता था तब बेचने के लिए कहाँ लाता था, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो। यहाँ समृद्ध लोग रहता था, सामान खरीदता था, और ये सब बेचारा जाके चनहुदरों से, लोथल से ले जाके वहाँ क्या करेगा, बेचेगा। इतना चीज समझ में आया कि हड़प्पा मोहनजोदारो खराब शहर नहीं था, मतलब डेवलप एरिया था, वहाँ लोग अच्छे कहने मतलब समृद्ध लोग रहता था, तो वहाँ ले जाके सामान को बेचा जाता था। चलो ये याद रखना। उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे करेंगे, पता कैसे पहचान करेंगे कि वहां पर सामान बनता था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी कलम किताब तो मिलेगा, मतलब पन्ना वन्ना तो फटा और चिटा मिलेगा, कलम खत्म हो जाए कलम जहां तहां फेंक देते हम लोग। तो ये अगर इन फ्यूचर चाहे मान लो मार्कर है, मार्कर में इंक भराता है, इंक का डब्बा बहुत सारा यहाँ फेंका हुआ मिलेगा, तो क्या समझेगा यहाँ तो जरूर पढ़ाई होता था, तब तो इंक खाली मिल रहा है यहाँ बहुत। तो इस तरह से पहचान कैसे होगा कौन काम यहाँ पे क्या होता था, ठीक है। जैसे मान लो मटका है, ठीक है, चाय जो पिया जाता है, चाय का मटका मान लो बहुत सारा मिला, तो क्या होगा बताओ। अगर एक जगह अच्छी तरीका से सजा के मिल गया तो समझोगे कि वो यहाँ पे बनता था, लेकिन जैसे तैसे उल्टा पुल्टा फटा उटा नहीं होता है, मतलब फूटा हुआ मिलेगा ना, मतलब फूटा हुआ बहुत से मिलेगा तो बोलोगे यहाँ जरूर चाय का दुकान होगा, यहाँ बहुत फूटा है, पीता था फोटा था। समझ में आ गया ना। तो कैसे पता चलता है कि इस जगह वो चीज था, मतलब कैसे पहचान होता है, तो बताओ जहां उस जगह जो अवशेष छूट जाएगा, उस अवशेष को देखकर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर वो काम चलता था। तो यहाँ देखो कैसे उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे करेंगे। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद समानता निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड को ढूंढते हैं, पत्थरों वाले पिंड को। अगला है पूरे शंख, है ना, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, आपूर्त वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा कचरा। समझ पा रहा है, कूड़ा कचरा ढूंढ के क्या करता था, पहचानता था।